एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को जो बीपीएससी की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ताकि हम आने वाले आगामी परीक्षा में एक प्रश्न का पैटर्न कैसा होता है उस पर हमारी समझ विकसित हो सके। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा, इसमें हमारा पहला प्रश्न है मिलान करने के लिए कि मिलान करें। यहाँ पे पार्ट ए में दिया है संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब यहाँ पे इसको मिलान करना है कि संघ सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर संघीय सूची की हम बात करते हैं तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं। 97 प्रविष्टियाँ वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह 98 हो गया है। और राज्य सूची में प्रविष्टियों की बात करें तो राज्य सूची में हमारी 66 प्रविष्टियाँ हैं और वर्तमान में एक और प्रविष्टियाँ कुछ कम हो गई हैं, तो वर्तमान में हमारे 59 प्रविष्टियाँ हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कुल 47 प्रविष्टियाँ हैं, 47। वर्तमान में यह 52 हो गई हैं, 52 हो गई हैं। तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो हमारा जो संघ सूची है, संघ सूची में कुल 98 हैं। तो यहाँ पे 98 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर है तो यानी कि ए, पहला का ए। अब यहाँ पे कूट हमें मिलाना है कि पहला का ए जो हमारा फर्स्ट है उसका ए होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का ए दिया है, तो अब यहाँ पे बाकी सारे विकल्प को देखते हैं। दूसरा, राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियाँ हैं, तो यानी दूसरा क्या, सी। देखिए अब दूसरे का सी हमारा यहाँ पे है, तो हमारा जो कूट होगा सही वह विकल्प बी जो होगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। अब इसके लिए विकल्प हमारा दिया गया है। विकल्प ए में कृषि, विकल्प बी शिक्षा, विकल्प सी पुलिस, विकल्प डी रक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हमारा विकल्प बी होगा। विकल्प बी यानी कि शिक्षा। पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो पहले शिक्षा था वह राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ और राज्य दोनों के समान महत्व को देखते हुए संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के अंतर्गत जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। इसके बाद हमारा आज का तीसरा जो प्रश्न होगा, तीसरे प्रश्न की बात करें तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। विकल्प ए है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, विकल्प बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, विकल्प सी न्यायिक पुनरावलोकन से, विकल्प डी दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी होगा। विकल्प डी यानी दल बदल विरोधी कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध हमारा दल बदल विरोधी कानून से है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा भूमि सुधार है वह किस विषय के अंतर्गत है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, वह विकल्प सी हमारा सही होगा। यानी भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची विषयों के अंतर्गत आता है, राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है। और यह जो प्रावधान है वह 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमारा आज का अगला प्रश्न होगा, आज के हम इस प्रश्न की बात करें यहाँ पे
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें से कौन सा क्रम सही है? अगर आप प्रस्तावना को अगर पढ़े होंगे कभी, तो उनमें से हमें यह बताना है कि जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों का क्रम कौन सा सही है, यानी कि किस क्रम में यह शब्द प्रस्तावना में आते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, इसके ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा ए है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो इस तरीके से हमारा विकल्प ए, बी, सी और डी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हमारा विकल्प डी होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? विकल्प ए है एक सार्वभौम, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। विकल्प बी कहता है एक सामाजिक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। विकल्प डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसके लिए जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पे इस विकल्प को देखकर तो इनमें से जो हमारा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, वह विकल्प सी जो है वह सही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम मूल संविधान की बात करें, अगर संविधान की बात करें, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो है, तो हमारे संविधान में यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जगह पे हमारा लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का उल्लेख नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी सार्वभौमिक और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार क्रम में अगर लगाएं तो हम एक सही क्रम बन जाए। तो अब इस तरीके से आप इस चीज़ को समझें अगर, तो यह जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह ही है। यह जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस अंतर इसमें यह है कि सभी शब्दों को अलग अलग कर दिया है और उसका एक क्रम लगाने के लिए कह रहा है। तो अब उसके जो प्रीवियस प्रश्न था तो उसमें जो सबसे पहले हमारा जो शब्द था सार्वभौमिक था, यानी विकल्प सी। उसके बाद हमारा समाजवादी था, विकल्प ए। उसके बाद हमारा पंथ निरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारा पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद हमारा प्रजातांत्रिक जो कि अब लोकतंत्रात्मक हो गया है। तो इस तरीके से सी, ए, डी और बी। तो सी, ए, डी और बी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प दिया है, विकल्प ए 42वां संशोधन, विकल्प बी 44वां संशोधन, विकल्प सी 46वां संशोधन और विकल्प डी जो है वह 74वां संशोधन। इसमें से हमें बताना है कि जो समाजवादी शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है तो वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, वह ए होगा, यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा समाजवादी जोड़ा गया था। उसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका विकल्प जो दिया है प्रजातांत्रिक, विकल्प ए दिया है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, विकल्प बी में जनता के जनतंत्र शब्दों से,
विकल्प सी जो है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, विकल्प डी में है हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसमें हमें बताना है कि किन शब्दों से भारत के में लौकिक सार्वभौमिकता जो है वह आरंभ होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प जो डी है, हम भारत के लोग शब्दों से। जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है उसका शुरुआत ही होता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इससे ही शुरुआत होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है इसका जो अर्थ होता है ना वह जनता, इसका अर्थ होता है कि जनता शक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि विकल्प ए संविधान लिखित है, विकल्प बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, विकल्प सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसके समझ की अगर थोड़ी सी बात करें तो देखिए भारत में प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है। देखिए अगर संविधान लिखित है, अगर इसकी बात करें तो प्रजातंत्र इस पर तो डिपेंड नहीं है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह भी एक सूटेबल आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा वह विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि, उनके द्वारा जो चुने प्रतिनिधि होते हैं वह शासन सत्ता का संचालन करते हैं। इसमें यह भी होता है कि अगर प्रतिनिधि जो हैं शासन सत्ता का संचालन ठीक तरह से नहीं कर पाते तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, तो उनके माध्यम से फिर वो सरकार को पराजित करके हटा देती है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है कि एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है। अब यहाँ पे बात पूछ रहा है कि एक नया राज्य अगर बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और ऑप्शन ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा, यानी एक नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे साधारण बहुमत, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों को गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 4 के खंड 2 के तहत इसका निर्माण किया जा सकता है या गठन किया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन के लिए आपका जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन किया जा सकता है संसद के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि दिल्ली है। अब इस प्रश्न की हम बात करें तो हमें पूछ रहा है कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है। ऑप्शन ए एक राज्य है, ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी एक स्वायत्त शासित परिषद है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो आपको पता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और हम साथ ही बात करें तो संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भी है। इनकी अनुसूची के अनुसार तो प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का एक राज्य बनाया गया था लेकिन किस संशोधन के अंतर्गत। तो विकल्प ए है 30वें संशोधन के अंतर्गत, विकल्प बी 32वें, विकल्प सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, और विकल्प जो डी है हमारा 32वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी होगा, हमारा विकल्प सी होगा, यानी 35वें संशोधन के अंतर्गत हमारा जो है सिक्किम राज्य बनाया गया था। 35वें संशोधन के अंतर्गत, यानी कि 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम
1975 के द्वारा सिक्किम को जो है 22वां राज्य होने का पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया। यानी सिक्किम को अगर हम राज्य का दर्जा प्रदान करने की बात करें तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा प्रदान किया गया था। राज्य बनाया गया था तो 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ए में राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, यानी प्रश्न को आप समझिए, प्रश्न कह रहा है कि क्या बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य बना सकते हैं हम। तो इसका अगर बना सकते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी दिया है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, विकल्प सी है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, और विकल्प डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अगर अब हम बात करें तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि किसी भी राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार, अगर हम अनुच्छेद अगर हम 3 को पढ़ें, अनुच्छेद अगर 3 को पढ़ें तो राज्यों के निर्माण का अधिकार संघीय संसद का है। किसका है दोस्तों? संघीय संसद का है। संघीय संसद, या तो हम बोले तो सीधी बात हमें कि संसद का है। तो अगर हम बिहार को काट करके पृथक वनांचल राज्य का सीमा बनाना है या नया राज्य बनाना है हमें, तो संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। किसके द्वारा? संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। राज्य विधानसभा नहीं, राज्यपाल भी नहीं हो सकता, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। जो उपयुक्त आंसर दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो आज हमारा जो प्रश्नों का सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।